नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2010 से लेकर 21 तक आए सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके यही बोलते हैं, सर हम इंग्लिश को कैसे ठीक करें, इंग्लिश में ज़्यादा नंबर कैसे लाएँ। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की, और इन बिटवीन मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, आपको टिप्स देता रहूँगा, ट्रिक्स बताता रहूँगा कि जो इंग्लिश का सिलेबस है उसे आपको कैसे कवर करना है। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी हमें सेंटेंस दे रखा है और हमें इसमें इनकरेक्ट पार्ट बताना है, यानी कोई वर्ड मिस हो सकता है या उसे रिप्लेस करना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस में क्या दिया है, माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। ठीक है, तो ABCD ऑप्शन दिया, डी का मतलब है नो एरर। तो या तो इनमें से किसी में एरर हो सकता है या नहीं होगा। तो माई फादर पहला जो आपको दे रखा है ये ठीक है। डील्स विद गारमेंट्स, तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि कुछ वर्ड्स होते हैं, सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो सर्टेन प्रपोजिशन से ही फॉलो होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डील्स विथ, ठीक है, डील्स विथ लिखा है ना, तो डील्स विथ कभी भी नहीं होता, डील्स इन होता है हमेशा। अगर डील्स आ गया तो उसके बाद इन ही आएगा। तो जो प्रेपोजिशन का आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद करना। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे, उसमें भी प्रेपोजिशन जो होगा, प्रेपोजिशन टॉपिक, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है माई फादर डील्स विद गारमेंट, तो विथ नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इन। माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। अब एग्जाम्पल देता हूँ, माई ब्रदर डील्स इन शुगर। ठीक है, डील्स इन, तो डील्स के बाद हमेशा इन ही आएगा। तो ये आपका प्रेपोजिशन टॉपिक से आ रखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो आपका वो है एरर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो एरर है वो किस में, माई फादर डील्स विद गारमेंट, तो माई फादर डील्स इन गारमेंट, यानी ऑप्शन जो सी है इसमें आपका एरर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो अब इसमें क्या एरर है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आर नहीं आएगा। आर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है नॉलेज, और नॉलेज क्या हुआ, नॉलेज सिंगुलर हुआ। तो जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, इज आएगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, वो देखेंगे एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो 2 लैंग्वेज यानी प्लूरल हो गया, 2 लैंग्वेज, तो यहाँ पर आर को रहने देंगे, ये आर ठीक हुआ। मगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, वो नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस क्या है, 2 लैंग्वेजेस तो ऑब्जेक्ट है, नॉलेज के बारे में बात करें ना, सब्जेक्ट। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, तो नॉलेज का आपका इज आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो आपका इसमें एरर किस में, इसमें भी एरर ऑप्शन सी में है। तो जो आपका ये इनकरेक्ट पार्ट वाला सेंटेंस होता है, इसके लिए आपको जो ग्रामर है वो इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, प्रोनाउन नाउन सारे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। बाकी मैं आपको और बताता हूँ और चीज़ें और टॉपिक कौन से आपको पढ़ने जो आपके इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये होता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कोई ऐसा पास्ट में कुछ चीज़ हुई है, हमें उसका टाइम नहीं पता, या ये भी नहीं पता कि वो चीज़ कंप्लीट हुई कि चल रही है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है। तो इसमें दिया आई प्ले क्रिकेट। अब इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब है अभी भी खेल ही रहा है, तो ये तो इसका होगा नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें टाइम का पता नहीं होता, वो चीज़ हुई नहीं हुई हमें पता नहीं, मतलब चल रही है कि ख़त्म हुई ये भी नहीं पता। ठीक है, बस इतना पता है वो पास्ट में चीज़ हुई है। अब यहाँ लिखा है आई प्लेड क्रिकेट। अब इसमें देखो टाइम का कुछ पता नहीं, और ये भी नहीं पता चीज़ वो उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया या चल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, आई प्लेड क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट का मतलब कि मैंने क्रिकेट खेला था। ठीक है, मतलब अब नहीं खेल रहा, पहले खेल लिया था पास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये तो अपोजिट ही होगा कि यहाँ दिया आई प्ले क्रिकेट, उसका अपोजिट लिख दिया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आई प्लेड क्रिकेट, यानी पास्ट में कोई चीज़ हुई, हमें पता नहीं उसका टाइम, या चीज़ वो चल रही है ख़त्म हो गई, तो बस इसमें भी लिखा आई प्लेड क्रिकेट, यानी उसने क्रिकेट खेला था, तो ये नहीं पता कि चल रहा है कि उसने ख़त्म कर दिया, बस हमें पता लगा आई प्लेड क्रिकेट, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। फोर्थ है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब स्पेलिंग है,
अभी पुलिस के एग्ज़ाम में स्पेलिंग बढ़िया आ जाती है। अब आपको कमीशन, पोजेशन, जिसमें डबल वर्ड यूज़ हो रहे हैं जैसे SS, CC, तो ऐसे टाइप की ज़्यादातर पूछता है। तो अब क्या पूछ रहा है कि इसने चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें एल्यूमिनियम की स्पेलिंग बतानी, तो एल्यूमिनियम की सही स्पेलिंग क्या होती है? एल्यूमिनियम की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ALUMINIUM। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट इज कॉल्ड। तो ये जो आपका क्वेश्चन है किस टॉपिक से, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है उसको ज़रूर पढ़ना, ज़्यादा नहीं है, 350-400 आपके वन वर्ड होंगे और उन्हें ऐसे याद करना है, मतलब रटना नहीं है। आप रिवीजन करते रहोगे अपने आप ही याद होने लग जाएगा, आपको रटना नहीं है उनको, एक बार पढ़ोगे फिर रिवीजन करते रहना, वो चीज़ें अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे इसमें बोला है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट इज़ कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? जो पर्सन जिसके पैसे नहीं हो अपना जो उसने उधार लिया उसको देने के लिए, तो उसे बोलते हैं इनसॉल्वेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द पासिंग ऑन ऑफ अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। तो अपने जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आपके पापा हैं उससे आपको आए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आ गए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो 2 नंबर आप ले सकते थे अगर आपने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है वो सारे पढ़े होंगे, रिवीजन ही किए होंगे, तो आपको एकदम से आपके स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में। तो 2 नंबर तो आपके, ये बहुत ईजी टॉपिक है, यहाँ से आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा इडियम फ्रेजेस का, और ये वाला जो पेपर था इसमें 3 क्वेश्चन आ गए थे इडियम एंड फ्रेजेस से। तो इडियम एंड फ्रेजेस भी आपके 300-400 है, उनको भी रिवीजन करना है, आपने पढ़ना है, फिर रिवाइज करते रहना है, रटना कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ते रहोगे अपने भी चीज़ें याद होगी। तो 3 क्वेश्चन आपकी इडियम एंड फ्रेजेस से, 2 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 2 स्पेलिंग के थे, तो 7 नंबर तो आप ऐसे ही ले सकते हो। बाकी अगर कुछ आपको डिफिकल्ट लगेगा उसके लिए आप थोड़ा और मेहनत कर सकते हो, मगर जो फ्री के नंबर है वो तो लेने ही है। तो जैसे अब इडियम एंड फ्रेजेस का दे रखा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शन। तो पहला तो हमें क्या दे रखा है? टू डाई इन हार्नेस। तो टू डाई इन हार्नेस का क्या मतलब होता है इस इडियम का? टू डाई यंग इन एक्सीडेंट, प्लान मर्डर, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ऑप्शन सी, टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी आप सर्विस कर रहे हो और उसके दौरान आपकी मौत हो गई, ठीक है। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका क्या मतलब है इडियम का? लॉन्ग स्टोरी, फैक्चुअल स्टोरी, ट्रू स्टोरी, अ लाई। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है अ लाई, यानी झूठ है, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, कॉक एंड बुल की कोई स्टोरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अ लाई। फिर 9th है टू मिस द बस। ये तो बहुत ही ईजी है। टू मिस द बस का मतलब क्या होगा? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस द डेली बस टू वर्क, टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, टू आर्ग्यू विदाउट रीज़न। तो टू मिस द बस का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इडियम एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर करना, और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप इजीली कर भी लोगे अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ये भी आ ही जाता है एग्जाम में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या दे रखा है हमें? पहला दिए आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2009। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, बिटवीन आएगा। तो जैसे अगर आप बिटवीन लगाओगे, आई हैव बीन लिविंग हियर बिटवीन 2009, तो ये तो कोई बना ही नहीं सेंस इसमें। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2009, इसमें भी सेंस नहीं बन रही। आई हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2009, इसमें जो आपका फ्रॉम और सिंस है इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन इसमें यही है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2009। सिंस हम कब यूज़ करते हैं? जैसे आप हल्दीराम की चिप्स खाते हो तो वो लिखते हैं ना सिंस 1965, जब भी उनके इस्टेब्लिश हुए, यानी कोई चीज़ पास्ट में इस्टेब्लिश की थी और वो अभी प्रेजेंट तक चलती आ रही है। यानी उन्होंने जो पहली दुकान थी वो 1965 में लगाई हल्दीराम ने, मगर अभी भी है उनके जो आउटलेट्स है तो हर जगह तो वो लिखते हैं 1965, सिंस 1965, यानी तब से लेके अभी तक। तो कुछ चीज़ पास्ट से प्रेजेंट तक चल रही है, उस टाइम हम क्या लगाते हैं? उस टाइम हम लगाते हैं सिंस। तो इसमें क्या आएगा? आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस, ठीक है, सिंस आएगा यहाँ पर 2009। अब फ्रॉम कब लगता है? फ्रॉम लगता है जैसे हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन बताना है। तो जैसे द इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 9 AM टुमारो, यानी कल 9 बजे के बाद जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो पीछे से चला नहीं आ रहा कि पास से चल रहा है प्रेजेंट में, हम बस एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि 9 बजे वो इंटरव्यू कल होगा, ठीक है। हमें ये नहीं पता फिर वो कब तक चलेगा कुछ भी ना, तब हम फ्रॉम लगाते हैं।
तो सिंस और फ्रॉम में ये डिफरेंस होता है। अगर पास से कोई चीज़ प्रेजेंट तक चली जा रही है तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी फेल प्रे डैश मलेरिया। तो इसमें बोल रहा है शी फेल डैश प्रे डैश मलेरिया, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा, इनटू आएगा या टू आएगा। तो ये भी प्रेपोजिशन का है, मैंने आपको बोला प्रेपोजिशन का टॉपिक ज़रूर पढ़ना। और आपके जो सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड करनी होगी उसमें भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो शी फेल प्रे टू मलेरिया होता है हमेशा, ठीक है, फेल प्रे टू मलेरिया, ठीक है, शी फेल प्रे टू मलेरिया। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फिर दिया है रोहन इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। अब जब हम किसी समबडी को हमें बताना होता है कि किसी सब्जेक्ट में गुड और बैड है तो हम हमेशा एट लगाते हैं, ठीक है। तो रोहन इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो वैसे तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपको कैसे करना है। अब कुछ स्टूडेंट है वो जल्दी जल्दी आंसर बता रहे होंगे क्योंकि उनकी इंग्लिश शायद अच्छी भी होगी तो वो जल्दी से बता रहे हैं, मगर मैं ऐसे अभी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कमेंट करके कि सर डिटेल में बताया करो, तब याद करने में ज़्यादा ईजी रहता है। और आज की वीडियो मेरी है ही डिटेल में, मैं हर चीज़ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और इंग्लिश के हम मैक्सिमम आज टोटल 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी फिर से स्पेलिंग आ गया। अब हमें आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग बतानी है, सही स्पेलिंग। तो आर्ग्यूमेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है, ARGUMENT, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस ज़रूर करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आ गया अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉन्क्योर। अब ये कौन सा हुआ, ये आपका एंटोनिम और जो सिनोनिम टॉपिक है उसका पार्ट है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो एंटोनिम और सिनोनिम में हमेशा ये करना जो इजी होंगे वो याद करना। अगर आप सारे याद करने लगे ना तो कभी याद होंगे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे हैं और याद करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमेशा ईजी याद करना। जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया उसमें आपसे मैक्सिमम ईजी पूछेगा, एक कम चांसेस होते हैं कि हार्ड पूछेगा मगर ईजी पूछेगा। तो एंटोनिम सिनोनिम में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना अपना, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है टाइम बर्बाद करके, वो याद ही नहीं होते कभी, इतने सारे हैं। तो इजी याद करना उसमें, बाकी एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा हाई लेवल का होगा तो थोड़ा सा मुश्किल पूछ सकता है। तो जैसे इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉन्क्योर, तो जो कॉन्क्योर होता है उसका मतलब क्या होता है, जो कॉन्क्योर का मतलब होता है टू एग्री, यानी किसी के साथ एग्री करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा टू डिसएग्री। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डिसएग्री। नेक्स्ट देखते हैं, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिसीजेज ऑफ द आई इज नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं, ये भी फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आ गया। देखो मैंने पहले बोला 2 क्वेश्चन आया, अभी तीसरा भी आ गया, तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिसीजेज ऑफ द आई इज नोन एज, तो उसे क्या बोलेंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट हो गया वो रेडियो से रिलेटेड हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया ये स्किन से रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो आई के डिसीजेज को ट्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर का सिनोनिम नहीं, यानी मीनिंग एक तरफ से आपको जो सिमिलर होगा वो बताना है कि कौन सा सिमिलर नहीं है। जैसे डिज़ास्टर का सिमिलर क्या होगा, मिसफॉर्च्यून भी हो गया, मिसफॉर्च्यून, क्लैमिटी भी हो गया, मिशअप भी हो गया। जो प्रॉस्पेरिटी है ये डिज़ास्टर का सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है, यानी अपोजिट है। यानी डिज़ास्टर तो जैसे कुछ डिज़ास्टर आ गया, प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, तो ये अपोजिट ही हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, बस आपने टॉपिक सारे कवर करने। इंग्लिश का एक मेन सिलेबस रहता है, उसको आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो मतलब ईजीली कर लोगे। बाकी थोड़ी स्ट्रेटजी बना के चलना हमेशा। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन अच्छे से मेहनत कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। जिसका स्मार्ट वर्क होगा वो हमेशा ज़्यादातर वो बाजी मार लेता है। तो आपने एग्ज़ाम को समझना है, पहले तो अपने एग्ज़ाम को समझो कि एग्ज़ाम आता कैसा है, उसके हिसाब से हमेशा प्रिपरेशन करो। ये नहीं कि बस सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको एग्ज़ाम को देख के उस हिसाब से सिलेबस को पढ़ना है। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे नहीं आ रहे जिस टाइप से उन पे थोड़ा कम रखना है। तो चलिए 16 क्वेश्चन तो ये वाले हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन कैपिटल लेटर वर्ड, ठीक है। तो जो हमें वर्ड दे रखा है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। टू जेटिसन, टू जेटिसन का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से पीछे छुड़ाना। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, टू अबंडन, ठीक है। टू जेटिसन का मतलब है किसी चीज़ से पीछे छुड़ाना, तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो होगा टू अबंडन। नेक्स्ट है, इन द गिवन सेंटेंसेज चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो हमें सेंटेंस दिया इसमें एक वर्ड होगा जिसे अंडरलाइन किया उसका अपोजिट बताना है। तो पीपल आर विलिंग टू फॉलो द रूल्स, तो फॉलो का अपोजिट बताना है
तो फॉलो का मोस्ट जो आपका इसमें अपोजिट बन सकता है वो क्या होगा, वेव, नेग्लेक्ट, डिस्पोज, डिसरिगार्ड। तो फॉलो का जो आपका अपोजिट बनेगा वो होगा डिसरिगार्ड, ठीक है। नेग्लेक्ट भी बन सकता है, मगर ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डाउट होता है। मेरे को भी जैसे मैंने आंसर की चेक करी उसमें डिसरिगार्ड आ रहा है, मगर नेग्लेक्ट मुझे लग रहा है कि फॉलो, जैसे किसी चीज़ को फॉलो करना, नेग्लेक्ट करना, यानी नेग्लेक्ट उसका अपोजिट होगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो नेग्लेक्ट भी हो सकता है। अगर आंसर की में अगर मैं देखूँ तो डिसरिगार्ड दे रखा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो ऐसा है किसी क्वेश्चन में मेरे से भी गलती हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब सभी आपको, कोशिश मैं करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से बताऊँ, डिटेल में बताऊँ, मगर हाँ गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती। अब आप कभी भी देखोगे HPSSC कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो हमेशा प्रोविजनल आंसर की निकालते हैं। अब अगर प्रोविजनल आंसर क्यों निकालते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें उन्हें भी लगता हो कि हाँ भाई इसमें हो सकता है ये मतलब गलत आंसर दे दिया उन्होंने, तो ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने डाउट बताए कि सर ये होगा, आपने ये गलत कर दिया, तो फिर वो फाइनल आंसर की निकालते हैं। तो ऐसा है, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 100% राइट आंसर बताने की कोशिश करूँ, मगर एक दो क्वेश्चन मेरे से भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसा है कि कमेंट में ऐसे बुरा बुरा लिखना कि हाँ आप ऐसे बता रहे हो ऐसे बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब आपकी हेल्प ही करना चाहता हूँ, ऐसे कोई मेरा कोई बुरा आपको करने का तो है नहीं कि हाँ मैं मतलब आपको एग्ज़ाम ना निकले, तो मैं तो चाहता हूँ आपका निकले, और मेरी वजह से निकले तो मुझे और खुशी होगी। तो ऐसे कमेंट में मतलब बुरा मत लिखा करो, बाकी आपकी अपनी खुद की इच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वॉज फॉर्चुनेस, ठीक है। तो फॉर्चुनेस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हैपनिंग बाय लकी चांस, यानी मतलब किस्मत से होना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा कैलकुलेटेड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हम पेड बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं 7 जून से हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। HP सेक्रेटरीट क्लर्क, JYT, पटवारी, पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें जो टीचर्स होंगे वो आपको डेली लाइव क्लासेस देंगे सभी सब्जेक्ट की। आपको 200+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले मिल जाएंगे, एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसके अलावा कोई आपको सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपको 10 टेस्ट विद आंसर की मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न पे। जिस एग्ज़ाम की आप कोचिंग ले रहे हो उसके 10 साल के पुराने पेपर्स मिल जाएंगे सभी। तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, और ऐसा है हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कराएंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपको एक सिलेबस नहीं होगा कि बस मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको एग्ज़ाम का पता होना चाहिए उसका लेवल क्या है, कि उसके लिए प्रिपरेशन करनी कैसे है। और हमारे मैक्सिमम टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद जो 3rd क्लास एग्ज़ाम होते हैं लाइक क्लर्क, JYT, पटवारी, ये खुद क्वालिफाई कर रखे हैं। तो उन्हें पता है कि वो जब उस प्रिपरेशन से गो थ्रू कर रखे हैं, उन्हें पता है कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको सारी डिटेल्स देंगे और ऐसा आपको हर एक चीज़ इन डेप्थ पढ़ाएंगे। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पर आप मैसेज कर लेना, वहाँ आप हमसे बात भी कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा ऑनलाइन क्लासेज में वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जो लिंक दिया होगा उसमें क्लिक करके एक बार बात कर लेना। बाकी हम अपना कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो आज का इंग्लिश का हम लेक्चर ले रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द पैसेज बिलो अ चॉइस ऑफ 4 वर्ड्स मार्क्ड ABC and D आर सजेस्टेड, चूज़ द बेस्ट वर्ड टू फिट इन द ब्लैंक मार्क विद नंबर्स 20। ये नंबर दे रखे हैं, तो हमें एक पैसेज दे रखा है, इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा जो आपका आंसर होगा वो आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व करना हो, आप कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ होगा उसे पढ़ लेना। ठीक है, ब्लैंक्स दे रखे हैं, नो प्रॉब्लम, बस पढ़ना है, उसको पहले समझ लेना है वो टॉपिक है क्या भाई, किस चीज़ से बात करना चाहता है वो, मतलब किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, तो वो पढ़ लेते हैं। You probably know about instant coffee and instant tea. They are a part of modern man's life. However, have you heard instant trees? Yes, Mr. Mohan Mumbai has achieved this feat by a pole planting technique. By this new, a tree can be easily grown 3 months to a size which normally has taken 3 years. तो कहना क्या चाहता है, तुमने सुना होगा इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट टी के बारे में। ठीक है, इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट टी के बारे में सुना होगा, टी के बारे में। तो वैसे एक मॉडर्न मेंस लाइफ में एक मेथड आ गया है जिससे इंस्टेंट ट्रीज़, ठीक है, तो इंस्टेंट कॉफ़ी का मतलब कि जल्दी से कॉफ़ी बन गई, इंस्टेंट टी मतलब जल्दी से जो चाय है वो बन गई, तो इंस्टेंट ट्री का मतलब क्या होगा, जो पेड़ होगा वो जल्दी से उग जाएगा, तो उसकी बात कर रहा है। तो कह रहे हैं मिस्टर मोहन है मुंबई की, उन्होंने अचीव किया ये फीट, यानी उन्होंने सबसे पहले ये जो टेक्निक है फाइंड की होगी, क्या टेक्निक है, अब पोल प्लांटिंग टेक्निक, जिससे जो ट्री है वो इंस्टेंटली ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो बाय दिस अ न्यू ट्री कैन बी इजिली ग्रोन डैश 3 months टू अ साइज़ विच नॉर्मली हैज़ टेकन 3 years, यानी जिस साइज़ में एक ट्री को 3 साल लगते हैं पहुंचने में, उसमें वो 3 महीने में पहुंच जा रहा है उस टेक्निक की वजह से। तो बस यही हमें जो हमारा पैराग्राफ है इसका मतलब निकल रहा है। अब धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं इसको।
तो हमें दिया है यू प्रोबेबली नो अबाउट इंस्टेंट कॉफ़ी एंड इंस्टेंट टी, दे आर पार्ट ऑफ मॉडर्न मैन लाइफ, हाउएवर यू हैव हर्ड डैश इंस्टेंट ट्रीज। तो इसमें क्या आएगा, हाउएवर यू हर्ड ऑफ इंस्टेंट ट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो आएगा नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट ट्री कुछ बना नहीं। हैव यू हर्ड एट भी नहीं आएगा, एट इंस्टेंट ट्री भी नहीं बनाएगा। हैव यू हर्ड फ्रॉम इंस्टेंट ट्री, ये भी नहीं आएगा, तो इसका जो आपका राइट बनेगा वो आएगा ऑफ। हैव यू हर्ड ऑफ इंस्टेंट ट्रीज, तो देखिए बस आपको टॉपिक पता लग गया किसके ऊपर बात करा है, तो उस हिसाब से आपने आपका ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है, ऑफ आएगा। हैव यू हर्ड ऑफ इंस्टेंट ट्रीज, यानी तो आपने सुना है इंस्टेंट ट्रीज के बारे में। फिर वो आगे क्या बोलते हैं, जस्ट मिस्टर मोहन डैश मुंबई है अचीव दिस फीस्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बिना ऑप्शन देखे सोचूं क्या होना चाहिए, यस मिस्टर मोहन फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम होना चाहिए कि मुंबई से हैं, उन्होंने अचीव किए फीट। अब ऑप्शन ही देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया, बिलोंगिंग फ्रॉम, चलिए ठीक है, इसको भी विद इन फ्रॉम, विद इन मुंबई तो आएगा नहीं, ये कट गया। फ्रॉम, देखिए फ्रॉम हमने सोचा था, इसमें दे भी रखा है। मिस्टर मोहन ऑन मुंबई, तो ऑन मुंबई तो आएगा, मुंबई के ऊपर थोड़ी ये कोई बना ही नहीं, तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आएगा फ्रॉम, ठीक है, मिस्टर मोहन फ्रॉम मुंबई। तो कभी कभार खुद भी सोचना कि बिना ऑप्शन देखे कि क्या होना चाहिए, अगर आपका वो ऑप्शन मिल गया तो मोस्ट रहेगा कि वो सही होगा, क्योंकि आपने अगर सोचा मतलब वो एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो जैसे अगला देखते हैं, मुंबई हैज़ अचीव दिस फीट बाय डैश पोल प्लांटिंग टेक्निक। तो अब पोल प्लांटिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए, फैंसीफुल, ये कोई पार्टी तो चली नहीं है, तो फैंसीफुल तो आएगा नहीं, फैंसीफुल पोल पार्टी प्लांटिंग टेक्निक तो होगा नहीं। रेवोल्यूशनरी हो सकता है, हाँ क्रांतिकारी तो है, इससे जो ट्रीज है वो जल्दी उगरे, तो एक चेंज ला रहा है लाइफ में लोगों की। क्लासिकल तो डांस होता है, ये भी नहीं होगा। ब्रिज तो कोई बना ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेवोल्यूशनरी, ठीक है। हैज़ अचीव दिस फीट बाय अ रेवोल्यूशनरी पोल प्लांटिंग टेक्निक, 22 में आएगा रेवोल्यूशनरी। आगे क्या दिया, बाय दिस न्यू अ ट्री कैन बी इजिली ग्रोन, तो इसमें क्या आ सकता है, बाय दिस न्यू क्या आएगा, स्ट्रेटजी, मेथड, इन्वायरमेंट, डायमीटर, तो इसमें आएगा बाय दिस न्यू मेथड, ठीक है, यानी कोई ये नया मेथड है जिससे जो ट्री है वो उग जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाय दिस न्यू मेथड अ ट्री कैन बी इजिली ग्रोन डैश 3 months टू अ साइज विच इज़, तो डैश 3 month क्या होगा, इसमें आएगा आपका विद इन 3 months, तो हमारा आएगा विद इन 3 months टू अ साइज विच डैश नॉर्मली हैज़ टेकन 3 years टू ग्रो, तो यहाँ पर आएगा विद इन, फिर अगला होगा टू अ साइज विच वुड, ऑप्शन बी 25 का राइट आंसर है, ऑप्शन बी विच वुड। थोड़ा इसमें हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, विच वुड नॉर्मली हैज़ टेकन 3 years टू ग्रो, लास्ट में ग्रो आएगा। आप ऑप्शन भी देख लेना, यहाँ पर क्या देखिए, प्लांट, ग्रो, अटेन बर्थ, बाकी कोई साइंस बननी तो ग्रो आएगा, तो 26 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रो। तो ऐसे ही आपने सबसे पहले खुद पढ़ लेना है, मीनिंग समझ लेना है, उसके बाद 1 by 1 लगाते जाना है, ठीक है। तो इजी है, बस ये थोड़ा इंग्लिश आपकी ठीक होगी तो आप मीनिंग समझ जाओगे और उसके बाद लगा ही लोगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया है इन क्वेश्चंस 27, 28, 29 एंड 30 अ सेंटेंस हैज़ बी गिवन with one underlined part. There are 3 possible substitution for the underlined part written as A, B and C to correct improve the sentence. If the sentence does not need improvement, they can indicate D as your response. तो इसमें लिखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, आपको अंडरलाइन करके चूज दे रखा है, आपको बताना है इसकी जगह रिप्लेस क्या होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी टिक करना है। तो सेंटेंस क्या दिया है, वेन एवर माई स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड आई आस्क देम टू लुक देम इन द डिक्शनरी, तो कभी भी ऐसे नहीं आएगा टू लुक फॉर देम, ठीक है, टू लुक देम अप आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टू लुक देम अप का मतलब क्या होता है, टू फाइंड देयर मीनिंग, तो यहाँ पर आना चाहिए टू फाइंड देयर मीनिंग, यानी वर्ड को डिक्शनरी में क्यों देखेगा, उसका मीनिंग फाइंड करने के लिए। तो वेन एवर माई स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड आई आस्क देम टू लुक देम अप इन द डिक्शनरी, यानी उनका मीनिंग फाइंड करने के लिए डिक्शनरी से। नेक्स्ट है, ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट, यानी उसने इंसिस्ट किया कि वो इनोसेंट है, तो इसमें क्या आना चाहिए आपका, इसमें आएगा ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज़ ऑन द सेल, तो इसमें क्या रिप्लेस होना चाहिए, जो आपका फर्नीचर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ईच फर्नीचर नहीं आएगा, इसके साथ आएगा ईच पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से ईच पीस ऑफ फर्नीचर, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें, ईच पीस ऑफ फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन द सेल। नेक्स्ट है, अब इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए,
तभी आप नाउन प्रोनाउन आपने वो सब पढ़ा होगा, तभी आप इजीली कर पाओगे। तो ऐसा है, अगर डिटेल में पढ़ी होगी तभी इन चीज़ों को कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा और रट लिए कि इनके आंसर, तो ऐसा कभी रटने से आपका ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो डिटेल में भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट 2-3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में क्या डिफरेंस रहेगा अगर आप शॉर्ट तरीका अपनाओगे। तो ऐसे भी शॉर्ट नहीं करना कि बस क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है। और चीज़ आपको एक बार समझ जाओगे तो आप इजीली कर लोगे। अब क्वेश्चन 30 है, द बिल्डिंग इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसकी जगह क्या आ सकता है, द बिल्डिंग इज़ अ प्राइमरी एग्जाम्पल, ये नहीं हुआ, पैरामाउंट एग्जाम्पल ये भी नहीं हुआ, प्रिमिटिव एग्जाम्पल ये भी नहीं आएगा। तो ये ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आएगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट होगी। द बिल्डिंग इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, प्राइम यानी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, द बिल्डिंग इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ 18th सेंचुरी। फिर करेक्ट द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें वर्ड बताना है जो ब्लैंक दिए वहाँ पर फिल करने के लिए। तो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ अ रिमार्केबल, क्या आएगा, फीट आएगा, फीट आएगा या फुट आएगा या फिट है, क्या लिखा है। ठीक है, तो इसमें आएगा फीट, ऑप्शन बी, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ अ रिमार्केबल फीट। अब फीट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल और करेज। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फीट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा, द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम बैडली। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अफेक्ट और इफेक्ट में, तभी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अफेक्ट क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ हुई उसका कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपॉन। और जो आपका इफेक्ट होता है, ये वाला इफेक्ट ये कब आता है, जैसे आप कुछ चीज़ करो और उसका इफेक्ट पड़े। मान लो अ चेंज दैट रिजल्ट्स व्हेन समथिंग इज डन और हैपन्स। लाइक जैसे अगर आपने कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, उसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है उसमें इफेक्ट आया, तो इफेक्ट आएगा। अब जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर द लॉस ऑफ हिज फादर अफेक्ट हिम बैडली, तो इसमें आएगा अफेक्टेड। ठीक है, 32 आएगा अफेक्टेड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द लॉस ऑफ हिज फादर अफेक्टेड हिम बैडली। तो ये डिफरेंस है, आपको इफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी उसकी जो फादर की डेथ हुई उसकी वजह से जो उसकी लाइफ है उसमें इफेक्ट आया। ठीक है, इफेक्ट आया, ऑप्शन सी आएगा। अगर आप कुछ चीज़ करो उसकी वजह से अगर कुछ चेंज आए तो हम इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, मगर इसमें तो नेचुरली है, द लॉस ऑफ हिज फादर अफेक्टेड हिम बैडली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग बताना है। डिवास्टेट क्या होता है, डिवास्टेट जैसे कुछ डिस्ट्रॉय करना, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग डिस्ट्रॉय हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंड्यूस। अब इंड्यूस का क्या मतलब होता है, किसी से कुछ काम करवाना। तो इंड्यूस का मतलब होता है किसी से कुछ काम करवाना, तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो होगा परसुएड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 34 का। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। तो हमें बताना है जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया है इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, तो अपोजिट होना चाहिए इसका। तो मिटिगेट का मतलब क्या, मिटिगेट का मतलब जैसे कुछ ख़त्म करना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज़ करना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो वैसे तो एलिविएट, एलिविएट भी हो सकता है, एलिविएट भी जैसे कुछ इंक्रीज़ करना टाइप ही है। तो वैसे ही देखिए इसमें भी थोड़ा कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है आपने बोला कि ए होगा, मैं आंसर की से बता रहा हूँ आपको, आंसर की में सी दे रखा था तभी हम सी कर रहे हैं। तो ऐसा है, कहीं पर डाउट आ सकते हैं, तो आप अपने जो आपके आंसर होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि औरों को उससे हेल्प मिले। तो बाकी तो अब इतना ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 36 है एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड क्या होगा, जैसे जोड़ा हुआ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेपरेटेड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्रेजेज ए बी सी डी गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेजेज प्रिंटेड इन बोल्ड टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमें जो बोल्ड में दे रखा है हमें इसे रिप्लेस करना है ताकि ग्रामेटिकली ठीक हो जाए। जैसे कि हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखा रिचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वॉज एट हर विट्स। तो इसमें क्या आएगा, हर विट्स नहीं आएगा, इसमें आएगा हर विट्स एंड। ठीक है, 37 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर विट्स एंड। अब ये ईडियम है, मैंने आपको बोला ईडियम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा हर विट्स एंड का मतलब क्या होता है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कन्फ्यूज़ या अनॉयड, क्योंकि जो रिचा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई, इस वजह से वो कन्फ्यूज़ है या फिर अनॉयड है। तो यहाँ आएगा हर विट्स एंड, रिचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड ही वॉज एट हर विट्स एंड। फिर है टू रिड्यूस कॉस्ट वी शुड रिप्लेस अवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन। तो इसमें क्या आएगा,
टू रिड्यूस कॉस्ट वी शुड रिप्लेस अवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन, इसकी जगह आएगा, इसमें क्या होना चाहिए, बाय मच एफिशिएंट की जगह क्या आना चाहिए, थ्रू मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट बाय विद अ मोर एफिशिएंट फॉर बेटर एफिशिएंसी, तो इसमें आएगा विथ अ मोर एफिशिएंट। अब जब भी आप कभी कंपैरिजन करोगे ना तो वहाँ पर मोर आता है, ठीक है, मच नहीं आएगा, मोर आएगा, कंपैरिजन के केस में मोर आता है। टू रिड्यूस कॉस्ट ही शुड रिप्लेस अवर करंट सिस्टम विथ अ मोर एफिशिएंट वन, यानी जो हमारा अभी का सिस्टम है उसे हमें और अच्छे जो एफिशिएंट सिस्टम होगा उससे रिप्लेस करना चाहिए, तो मोर एफिशिएंट, ठीक है, विथ अ मोर एफिशिएंट, कंपैरिजन होगा तो मोर आएगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज़ बीन नंबर्ड, दिस नंबर हैव आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज अगेंस्ट ईच, 4 वर्ड्स आर सजेस्टेड वन ऑफ विच फिट्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, फाइंड द वर्ड इन ईच केस। तो अब हमें वही है, मैंने आपको बताया जब पैराग्राफ आएगा उसे रीड कर लेना, उसका मतलब समझना और उसके बाद ही जो आपके ऑप्शन होंगे उन्हें टिक करना। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं, फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर आई हैव थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ टीचर, यानी ये जैसे सोच सकता है, मतलब कि इसने सोचा था कि ये टीचर बनेगा, ठीक है, बट आई स्टिल डू इवन टुडे, अभी भी सोचता है कि मैं टीचर हूँ, मतलब अपने आप को टीचर ही समझता है। हाउएवर इन 1965 आई डिसाइडेड टू डैश माई हैंड एट बिजनेस, यानी 1965 में उसने सोचा कि मैं अपना जो हाथ है यानी कुछ ट्राई करूँ, बिजनेस ट्राई करूँ। सो डैश आई माई फादर टू अलाउ मी, तो उसने अपने फादर को परमिशन मांगी होगी कि उसे अलाउ करे कि एक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट लगाए। आई डैश द प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्लाइड फॉर लोन, तो उसने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल उसे तैयार किया और लोन के लिए अप्लाई किया। वंस इट वॉज अप्रूव्ड, जो उसका लोन था वो अप्रूव हो गया। ही वेंट द चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉइंग द राइट पीपल, यानी जो लोग थे जो उसने कंपनी में रखे वो उसे सही लोग मिले, उसके चैलेंज से वो गुजरा। अब चलिए इसमें करते हैं, फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर आई हैव थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ टीचर, आई स्टिल डू इवन टुडे। However, in 1965, I decided to dash my hand at business, तो इसमें क्या आएगा, I decided to use my hand, use क्या, हाथ यूज़ थोड़े करने। I decided to attempt my hand, तो attempt भी नहीं आएगा। I decided to try my hand, इसमें जो आएगा वो आएगा try my hand at business। I decided to give भी नहीं आएगा, give अपने hand देने थोड़े बिजनेस को, तो इसमें आपका जो आएगा वो आएगा C। I decided to try my hand at business, so dash my father to allow me, तो इसमें क्या परमिशन मांगे एक तरह से फादर ने, तो परसुएडेड यहाँ पर आएगा। परसुएडेड क्यों आएगा, क्योंकि जो परसुएडेड का मतलब होता है राज़ी करना, यानी उसने अपने फादर को राज़ी किया ताकि वो बिज़नेस ट्राई कर सकें, तो इसका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 40 में, ठीक है। आई परसुएडेड माई फादर टू अलाउ मी टू डैश अप अ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट, तो यह आएगा टू डैश। अब डैश की जगह क्या आएगा, मैं ऐसे ही सोचूं बिना ब्लैंक देखे, टू सेट अप अ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट, तो अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ दे रखा देखिए, टू सेट अप अ, बिल्ट नहीं आएगा, बिल्ट कोई पॉइंट नहीं बना, टू बिल्ट अप अ प्रिंटिंग, टू ट्राई अप अ प्रिंटिंग, टू गिव अप, तो यहाँ पर कॉमन सेंस बन रही है, टू सेट अप अ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट, तो ऑप्शन बी होगा 41 का राइट आंसर। फिर है आई डैश द प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड अप्लाइड फॉर लोन, तो इसमें क्या आएगा, आई प्रिपेयर्ड, आई थॉट, आई एक्सटेंडेड, आई स्टैंड, इसमें भी सिंपल ही बन रहा है आई प्रिपेयर्ड, तो 42 का आएगा, आई प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड अप्लाइड फॉर लोन। वंस इट वॉज अप्रूव्ड आई वेंट डैश द चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉइंग द राइट पीपल, तो इसमें आएगा आई वेंट थ्रू, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा इसमें 43 का, आई वेंट थ्रू द चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉइंग द राइट पीपल। तो इजी सा है, बस एक बार पढ़ लेना, मीनिंग समझ आ जाएगा जो आपका पैराग्राफ है, तो आप इजीली उसमें ऑप्शन डाल सकते हो। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बाय चूजिंग फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन, तो मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा इससे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, जैसे नाउन जो आपके सेंटेंस हो गए उनको जोड़ता है एक तरह से, तो आई डिफर डैश यू ऑन दिस प्लांट पॉइंट, ठीक है, आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट, तो इसमें क्या आएगा, आई डिफर ऑफ यू, ऑफ तो बना नहीं, आई डिफर फ्रॉम यू, फ्रॉम थोड़ा लग रहा है, आई डिफर फॉर यू, फॉर भी नहीं बना, आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आपका प्रपोजिशन आएगा वो आएगा विथ, तो विथ आएगा, आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट। वैसे तो देखो ऑफ, आई डिफर ऑफ यू ये तो बन ही नहीं रहा था, आई डिफर फ्रॉम यू थोड़ा लग रहा था, आई डिफर फॉर यू तो ये भी कट गया, तो आपको दो बचे थे फ्रॉम और विथ, अगर आपने तुक्का भी लगाना होता, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो आप ऐसे लगा सकते थे, बाकी पढ़ा होगा तब तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि प्रपोजिशन का जो टॉपिक है ना कि सर्टेन जो प्रपोजिशन है वो लगते हैं, तो डिफर के बाद आएगा विथ, आई डिफर विथ ही आता है, ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट। फिर है द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट डैश 2 इंचज़, तो इसमें क्या आएगा, द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट ऑफ 2 इंचज़, ये तो कुछ बना नहीं,
द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट बाय 2 इंचेस, ये बन सकता है। द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट फ्रॉम 2 इंचेस, ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है। द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट एट 2 इंचेस, ये भी नहीं बना। तो इसमें देखिए बी और सी में हो सकता है ऑप्शन आपका। जो आपका राइट है वो है द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट बाय 2 इंचेस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 45 का जो राइट है वो है ऑप्शन बी बाय। फिर है 46, अ टाइप ऑफ पोएम 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 सिलेबल्स विथ अ फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइम्स इज कॉल्ड। तो जो पोएम 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक का ये जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे हम बोलते हैं सोनेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर अब हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आ गया। इसमें हमें बताना है आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो इसमें बोला द पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। तो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ पॉलिसी लाती है, पहले इलेक्शन से पहले बोलेगी हम ये करेंगे, पॉलिसी लेके आ जाएगी तो जीतने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। तो पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, उसे क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी एक वाइफ के सेम हस्बैंड है, सेम टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड है एक वाइफ के, यानी एक औरत के, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर करना और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो 49 और 50 है उसमें क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस कंटेन अ ब्लैंक। तो ब्लैंक दे रखा है हमें, सिंपली सेंटेंस जो आपका सेंटेंस दिया उसमें हमें ब्लैंक सही बताना कौन सा आएगा। तो इसमें क्या दिया है, टू नाइट गेम वॉज डैश बिकॉज ऑफ रेन। तो स्टक ऑफ हो सकता है, कॉल्ड ऑफ हो सकता है, विनिंग, टू नाइट गेम वॉज विनिंग बिकॉज ऑफ रेन, ये नहीं आएगा, देखिए पढ़ने में अजीब लग रहा है। टू नाइट गेम वॉज प्लेड बिकॉज ऑफ रेन, ये भी नहीं होगा, प्लेड रेन की वजह से थोड़ी प्ले करेंगे, तो स्टक ऑफ या कॉल्ड ऑफ हो सकता है। तो टू नाइट गेम वॉज, इसमें जो आपका राइट आएगा वो आएगा कॉल्ड ऑफ। अब जो आपका कॉल्ड ऑफ है इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ आपने डिसाइड किया उससे आपने पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। टू नाइट गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, यानी रेन की वजह से मतलब होना था वो चीज़ मगर नहीं हो पाई, कैंसिल कर दी, ठीक है, डिसाइड तो की थी। 50 है, डैश हैविंग वर्क रियली हार्ड इन ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। तो इसमें क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वर्क रियली हार्ड इन ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर आपका आएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग वर्क रियली हार्ड इन ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है चूज द वर्ड फ्रेज बिलो विच इज़ मोस्ट नियरली सेम इन मीनिंग टू द वर्ड। तो सिनोनिम टाइप बताना है। तो प्रीमियम का जो आपका सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, बोनस होगा, पेबल होगा या प्रमोशनल। तो प्रीमियम का जो आपका सिनोनिम है वो है सुपीरियर, ठीक है। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब दिया एग्जॉर्ट, इसका जो आपका सिनोनिम होगा क्लोजेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो एग्जॉर्ट का पहले तो मतलब क्या होता है, एग्जॉर्ट का मतलब होता है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को बोलना है कि कुछ करने के लिए। तो एग्जॉर्ट का जो सिमिलर मीनिंग वो होगा एनकरेज, ऑप्शन ए, ठीक है। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चूज द वर्ड फ्रेज विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो अपोजिट बताना है। इस्टेब्लिश क्या हो गया, जैसे कुछ चीज़ बहुत समय से इस्टेब्लिश है, एग्जिस्ट करती है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यू, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अफ्लुएंट 54 में लिखा है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है जैसे कोई बंदा है जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है या मनी है, बहुत ज़्यादा है मतलब अबंडेंस में, तो उसका जो अपोजिट होगा, अफ्लुएंट का अपोजिट क्या होगा, पुअर, ठीक, यानी गरीब हो गया। अब देखते हैं अगला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। अब इडियम का मतलब बताना है। टू हिज बिहेवियर कंपेल मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। तो गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, यानी स्कोल्ड हिम। तो हिज बिहेवियर कंपेल मी टू स्कोल्ड हिम, ठीक है। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, तो स्कोल्ड हिम। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट, यूजलेस, इन राइटिंग, इन फुल स्विंग। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी लिखित में देना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर से आपका पैराग्राफ वाला आ गया। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पुलिस का एग्जाम देखिए, क्योंकि पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे 4-5 नंबर बन जाते हैं सीधा। अगर आपका आप एक बार समझ गए उसको आपने सही से कर दिया, 4-5 नंबर इससे अटैच होते हैं। तो जैसे ये वाला आ रखा था पुलिस में, द एम्परर ऑफ चाइना हैड डैश सम पीचेस
to the king of Turkey with a note dash that the fruit gives long life to anyone who eats them. As the fruits were being shown to the ruler, Ram giving into their temptation dash up the one of the luscious peaches and bit into it. तो इसमें कह रहा है जो चाइना का एम्परर था उसने जो टर्की का किंग था उसे कुछ फ्रूट्स दिए, तो जिससे जो फ्रूट होते हैं उसमें एक नोट लगा था जिसमें लिखा था कि जो उन्हें खाएगा उसकी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, यानी उम्र लंबी हो जाएगी। मगर जो राम होता है वो टेम्पटेशन में आके उनमें से एक जो पीचेज होता है उसे खा लेता है। तो ये इसका मतलब बन रहा है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे बन सकते हैं। द एम्परर ऑफ चाइना हैड पार्सल सम पीचेस, ग्रोन सम पीचेस, बॉट सम पीचेस, सेंड सम पीचेस। तो इसमें देखिए सेंट ही बन रहा है। द एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की, यानी भेजे जो किंग ऑफ टर्की है उसको पीचेस विथ अ नोट दैट, तो विथ अ नोट डैश दैट द फ्रूट गिव लॉन्ग लाइफ टू एनीवन हु ईट्स इट। तो विथ अ नोट स्टेटिंग अटैच स्टक या टेलिंग, तो इसमें आएगा विथ अ नोट स्टेटिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विथ अ नोट स्टेटिंग यानी उसमें लिखा है स्टेटिंग दैट द फ्रूट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू एनीवन हु ईट्स देम। फिर है एज द फ्रूट वेयर बीइंग शोन टू द रूलर राम गिविंग इनटू टेम्पटेशन, टेम्पटेशन में आ गया डैश अब वन ऑफ द लूशियस पीचेस, तो वो क्या करेगा पिक करेगा, यानी पिक अप वन ऑफ द लूशियस पीचेस एंड बिट इनटू इट, यानी उसकी बाइट ले लेगा। तो रीच तो आएगा नहीं, पिक यहाँ देखिए पिक दे रखा है, ये इसका राइट आंसर है। टेक भी नहीं आएगा, सिक्योर्ड भी नहीं आएगा। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है बी, इनटू द टेम्पटेशन पिक्ड अप वन ऑफ द लूशियस पीचेस एंड बिट इनटू इट। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बस एरर बताना है, ठीक है, सिंपल सा है। दिस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट कैन अचीव इफ़ इट इज़ डिटरमाइन। तो सिंपल सा इसमें आपको एरर बताना है कौन से जो आपका सेंटेंस में जो है एरर होगा, ठीक है। दिस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट कैन अचीव इफ़ इट इज़ डिटरमाइन। तो इसमें जो आपका राइट आएगा वो आएगा, जो एरर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। अचीव की स्पेलिंग ये नहीं होती, अचीव की स्पेलिंग गलत दिख रखी है, सांप ही दिख रहा है यहाँ पर। अचीव की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ACHIEVE, ठीक है। अचीव की स्पेलिंग ये होती है, तो यहाँ पर गलत स्पेलिंग दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।